श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ ना, जिस घटना पर विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और ये घटना जिनकी है, जिन्होंने मुझे भेजी है, उनका नाम है ऋचा मिश्रा। ऋचा कहती हैं कि मैं एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। उन्होंने अपने गाँव का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरी शादी जब नहीं हुई थी, तब की वो बात बताती हैं कि जब मेरी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी-सी सांवले रंग की हूँ और इसी कारण मेरी शादी हो नहीं रही थी। और मेरे पापा बहुत सारे लोगों को दहेज देने के लिए भी तैयार थे। तो हम पंडित कास्ट के हैं, तो हमारे पंडित कास्ट में सुंदर और अच्छी लड़कियां होनी चाहिए, लोगों का ये मानना था। जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ पे काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद है। ये कहती हैं ऋचा कि ये चीज़ मेरे साथ थी। मेरी छोटी बहन, जिसका नाम शान्वी है, उसकी शादी हो गई। क्योंकि मैं थोड़ा-सी सांवले रंग की थी, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। ये सोच कर के मेरे पापा बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे कि छोटी बेटी की शादी हो गई। यहाँ तक कि जो छोटा वाला भाई था, वो भी बड़ा हो गया था, उसकी भी शादी लगने ही वाली थी। क्योंकि जब शान्वी की शादी हो गई थी, तो उनके छोटे बेटे की भी शादी उनकी मम्मी कह रही थी कि उसकी भी कर दें, उसकी हो नहीं रही है। तो ऋचा कहती है कि मेरी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा पापा ने बहुत लोगों को दहेज की भी बात की कि हम दहेज देंगे। तो इसलिए पापा ने दहेज की भी बात की, लेकिन जब वो लोग दहेज के वजह से तो मान जाते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मना कर देते थे। वो कहते थे कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी-सी बगल में ना बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। तो ऋचा बताती हैं कि जब उनकी शादी नहीं लग रही थी, तो उनके भाई जो थे, उनकी भी शादी होने को है। क्योंकि जो सबसे छोटा भाई था ना, वो देखने में भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। तो यहाँ तक उसकी भी शादी हो चुकी थी। ऋचा की उम्र अब 30 साल की हो चुकी थी। ऋचा कहती हैं कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने अपनी मम्मी से ये भी कहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा ही कर रही हूँ, तो मुझे करने दें। और मेरी अब इतनी उम्र हो गई है, मेरा खुद शादी करने का मन नहीं करता। ये सुन के ऋचा कहती हैं कि मेरी मम्मी भी ऐसा लगता था ना, कहते हैं कि एक माँ अपने बेटियों से कभी तंग नहीं होती। लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी मम्मी ही मुझसे तंग आ चुकी थी। वो मुझसे बहुत ही अजीब-सा बर्ताव किया करती थी, ऐसा लगता कि जैसे मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ, कोई गैर हूँ। लेकिन मुझे ये सब देख के बुरा भी लगता था, लेकिन फिर मैं उससे कुछ नहीं कहती थी। मेरे पापा को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, वो मम्मी को डाँट भी देते थे इन सब चीज़ों की वजह से कि वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। ऋचा कहती है मैंने अपनी बुरी किस्मत मान कर के सब कुछ मैंने स्वीकार कर लिया था। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। ऋचा कहती है मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान होते, वो जगह-जगह शादी ढूँढने के लिए जाते मेरे लिए। तभी ऋचा कहती है कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लड़का थोड़ा-सा वो भी सांवला-सा था। तो जब लड़का मुझे देखने के लिए आया, तो उसने जब मुझे देखा, तो उसने फिर ऐसी बात कही सबके सामने कि मुझे भी सुन के अच्छा लगा। उसने ये कहा कि सांवले गोरे से क्या होता है, मन साफ़ होना चाहिए बस। उसने ये बात कही, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सुकून की लगी कि चलो कम से कम कोई तो मिला जो ठीक-ठाक है। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन थोड़ा-सा देन-लेन करके शादी हुई, क्योंकि पापा ने कहा था कि हम अपनी बेटी को बहुत कुछ देंगे, बस आप हमारी बेटी को खुश रखिएगा। आपको यकीन नहीं होगा, पापा मेरे अपने मतलब उनका जो खेत था ना, उसमें से पापा ने एक हिस्सा खेत का मेरे नाम कर दिया था। और अब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये चीज़ सुन के ख़राब लगी थी कि पापा ने अपने खेत को बेच दिया। मेरे भाई ने भी कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि बस दीदी की शादी हो जाए अच्छे से, वो खुश रहें बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं उस जगह गई जहाँ पर मेरी 2-2 ननंद थीं। एक मेरी सासू माँ थी और मेरे ससुर जी थे, और इतने ही थे। और मेरी जो 2 ननदें थी ना, उनकी शादी, एक की शादी नहीं हुई थी, एक की शादी हो गई थी, तो वो घर में छूट के बैठी हुई थी। तो उनकी मतलब वो अपने ससुराल नहीं जा रही थी। जब मैं उस घर में गई, तो मैंने देखा कि उस घर में मतलब सब बहुत ही अजीब-सा है। तो मुझे लगा कि ये मेरा ससुराल है, तो ससुराल को मैं अपने हिसाब से एक अच्छा बना दूँगी, जहाँ पे मैं खुश रहूँगी, मेरा पूरा परिवार खुश रहेगा। मैं तो उस घर को अपना मानती थी।
लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो कहते हैं ना, जब सुख लिखा ही नहीं है तो सुख नहीं मिलता। तो इसी तरह से फिर वक़्त बीतता गया। मैंने बहुत कुछ उस घर में ऐसा होता था जो मैं चुपचाप सह लेती थी, नहीं कुछ बोलती थी। एक चीज़ अच्छी थी उस घर में कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो बहुत ठीक-ठाक थे। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहा करते थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते थे। बस ये होता था, वो मुझे कभी मारते-पीटते नहीं थे, गाली-गलौज भी नहीं करते थे। बस वो ये करते थे, अगर जो गलत भी होता था ना, तभी वो अपनी मम्मी की साइड ही लेते थे, अपनी बहनों की साइड लेते थे। फिर ये चीज़ मुझे बुरा लगता था, तो फिर मुझे लगता था ठीक है कान्हा, अगर जब मेरे इस मायके में भी जब मुझे यही दुःख मिला और मेरे ससुराल में भी जब मुझे यही दुःख मिल रहा है, तो ये मैं आपकी मर्ज़ी ही समझूँगी। और मेरे साथ उस घर में एक बर्ताव ये भी होता था, जब मैं मंदिर में कभी पूजा करने जाती थी, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी थे। उनके घर में भी 2-2 लड्डू गोपाल जी थे, जो बहुत ही सुंदर थे। वो ऐसा लग रहा था वो मुझे देख कर के खुश होते थे, लेकिन उन घर में जो उनकी दोनों ननंद मतलब मेरी जो दोनों ननंद हैं, वो उनकी पूजा सेवा नहीं किया करती थी, बस वो रखे रहते थे उस जगह पर और मंदिर में नहीं थे। वो लड्डू गोपाल को उन लोगों ने जैसे शो पीस की तरह सजा रखा था। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी, ऐसे लड्डू गोपाल जी को सजाया नहीं जाता, वो सजाने की चीज़ नहीं है। तो वो कहती कि तुम मुझे बड़ा ज्ञान दे रही हो, तुम बड़ी पंडिताइन बनती हो। मतलब इस तरह की चीज़ें वो कहती, तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं कहती। तो फिर मैं दोनों कान्हा जी को मैं अपने कमरे में ले गई, क्योंकि मम्मी, जो मेरी सासू माँ थी, वो मुझे मंदिर नहीं छूने दिया करती थी। वो ये हमेशा कहती थी कि तू काली कलूटी है, मैं तुझे मंदिर नहीं छूने दूँगी। तो वो मुझे मंदिर में नहीं जाने देती थी। तो इसीलिए अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो मेरे कान्हा जी आ चुके थे। तो फिर मैं कान्हा जी को जब मैंने ले लिया, तो इस चीज़ के लिए वो मुझे फिर वो मुझे देख कर के, मैंने जब अपने हस्बैंड से ये बात बताई कि मम्मी मुझे नहीं जाने देती, तो वो बोलते कोई बात नहीं, नहीं जाने देती तो तुम कमरे में ही रहा करो, पूजा कर लिया करो। तो फिर मैंने उनसे लड्डू गोपाल जी वाली बात बताई कि मम्मी, लड्डू गोपाल जी मुझसे मतलब कह रही हैं कि जो जहाँ से उठाई हो वहीं पर रख दो, लेना नहीं है तुम्हें। तो ये बात कहती हैं कि बताती हैं ऋचा कि जब वो कहने के लिए मतलब मुझे मना कर देती थी कि मत लो, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ये बात की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम लड्डू गोपाल जी को रखो, अगर तुम उनको पूजा सेवा करना चाहती हो तो बिल्कुल कर लो, इसके लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। ये बात उनकी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद मैंने सेवा पूजा करना शुरू कर दिया। मैं लड्डू को जब मुझे कोई बात कहता ना, मेरे ससुराल में जब मुझे कोई ताने देता, काली बोलता, कलूटा बोलता, मुझे बहुत ऐसी गंदी-गंदी चीज़ें लोग बोल जाते थे, मेरे सिर्फ़ रंग रूप के ऊपर। लेकिन फिर मैं रो के रह जाती थी। मैं अपने कन्हैया से आके बताती थी कि कान्हा, तुम्हारा भी तो रंग सांवला ही है ना, तुम भी तो मेरे रंग के हो ना, लेकिन दुनिया तो तुम्हें पूजती है। लेकिन मुझे फिर ऐसा क्यों बनाया तुमने कि जब मुझे इतनी प्रताड़ना मिलनी थी, लोगों की इतनी गालियाँ सहनी थी, तो तुमने मुझे इस तरह क्यों बनाया? ये सुन कर के मुझे बुरा लगता है। ये सुन कर के वो बस कान्हा जी से ही सारी बातें कह दिया करती थी और वो ये भी कहा करती थी कि ये सब सुन के क्यों मुस्कुरा रहे हो कान्हा? तो ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। ऋचा कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जब मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था, तो ये बात मुझे पता नहीं चली। फिर जब ये बात मुझे पता चली, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मुझे एक चीज़ के लिए लोग कहने लगे मेरे घर में, मेरे ससुराल में कि काला बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए। अगर काला बच्चा पैदा हुआ, तो फिर समझ लेना तेरी खैर नहीं होगी। तो हमें काला बच्चा नहीं चाहिए। ये बात सुन कर के कहती है ऋचा कि मुझे बहुत बुरा लगा कि काला गोरा क्या होता है। लेकिन फिर उन्होंने नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। वो हमेशा मुझे यही कहती थी। इसी तरह करते-करते 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए तो फिर हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए, दिखाए। उन्होंने मतलब दिखाना शुरू किया, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो जानते थे। पहले तो कोई लेकर के नहीं जाता था। फिर उसके बाद फिर जब मतलब लोगों ने कहा, जैसे अगल-बगल इंजेक्शन वग़ैरह लगते हैं पहले से, तो जो आती हैं हमारे घर में, तो वो कह देती थी कि तुम ऐसा करो, इनको इनका मतलब वो करवा लो। तो थोड़ा बहुत कहने पर वो लोग मेरी मतलब ट्रीटमेंट के लिए गए, मुझे दिखाने के लिए गए। नहीं, मेरी सासू माँ यही कहती थी कि मैंने भी तो बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं, मैंने तो कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, इनका क्या कराना ज़रूरी है? तो इस तरह की बातें सुनती, तो वो बस जाके कान्हा जी से यही कहती थी कि कान्हा जी, आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा, आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरा है। उसके बाद फिर एक दिन उनके हस्बैंड किसी काम से बाहर चले गए थे। उसके बाद उनकी सास और उनकी ननद आईं। उन्होंने कहती हैं कि उन्होंने उनसे जो कहा, कि बात सुन के बिल्कुल हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि बेटा, उनकी सास ने बहुत ही अच्छे से कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात कहूँ?
तो ऋचा उनकी ऐसी मीठी-मीठी बातें सुन के वो बहुत खुश हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, तुम अब काम-वाम मत किया करो, ठीक है? तो मैं पहले बहुत आश्चर्य हुई कि मेरी सासू माँ मुझे काम करने के लिए मना कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम काम अब मत किया करो, ठीक है? और तुम घर में एकदम आराम से रहो, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं? तभी उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये बच्चा गिरा दो। ये बात सुन कर के मेरे तो हाथ-पैर फूलने लगे, मेरे पेट में 6 महीने का बच्चा था और अब मैं 6 महीने के बच्चे को गिराने की बात कर रही थी मेरी सासू माँ और मेरी ननद। वो कह रही थी कि ऐसा है, तेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो बिल्कुल काला है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई काली संतान पैदा हो। इस तरह की बात सुन के मैं तो बिल्कुल रोने सी लग गई। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कि मैं उनको बता सकूँ, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ ने मेरे मोबाइल भी ले ली थी। वो मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया था, वो मेरे हस्बैंड से भी मुझे बात नहीं करने दे रही थी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी से भी बात करने नहीं दे रही थी। तो फिर जब ये सब चीज़ें हुई तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर उसके दूसरे दिन मेरी जो छोटी वाली ननद थी उसको देखने के लिए लड़के वाले आए। तो फिर मैंने मतलब सब कुछ उनके लिए अच्छे से किया। मुझे लगा कि मैं सब कुछ करूँगी, मैं शायद दिल जीत लूँ और मेरी छोटी ननद का रिश्ता तय हो गया। उसके बाद उसकी शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच मेरे घर वालों ने ये बात नहीं भूली थी। उन्होंने मुझसे फिर से आके कहा कि तू ये बच्चा गिरा दे, वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारा बच्चा गिर जाए। अब ये बात तो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई कि वो कह रहे हैं बच्चा गिरा दो। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्यों? जब वो पूछने के लिए गए तो उन लोगों ने उनको कहा कि इस घर में काला बच्चा नहीं पैदा होगा और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे पता चला कि उसके पेट में काला बच्चा है। ये सुन कर के मेरे हस्बैंड तो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? आप कोई भगवान हो गई हैं? मतलब बहुत ही बहसबाजी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ फिर घर में शुरू हो गई। शुरू होने के बाद मेरे ससुर जी थे, वो भी उसी तरह के थे, वो भी कहने लगे। सबसे ज़्यादा मेरी ननद बोल रही थी कि भैया अभी नहीं जान रहे हो, जब समाज में काला बच्चा आएगा ना, जब आपको कहेंगे सब तब आपको समझ में आएगा। अभी तो काली बीवी ही लेकर घूम रहे हो, फिर काले-काले बच्चों को लेकर घूमोगे। ये बात बिल्कुल दिल में चीर कर जाने वाली बात मेरी ननद बोल रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ अपने लड्डू गोपाल जी पर छोड़ दिया। फिर उन लोगों ने कुछ प्लान बनाया होगा शायद, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड वो उनके कपड़े की दुकान है ना, तो वो कपड़े लाने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो 2-2 दिन बाहर ही रहते हैं। तब वो वहाँ से उनका माल लोड होकर के घर आता है। तो एक दिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, कोई बात हो तो फ़ोन करना। तो मैं उनसे बताई कि फ़ोन भी दीदी ले लेती हैं, वो मुझे फ़ोन भी नहीं देती। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं लेंगी, मैं हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम बस आराम से रहो। इसी तरह करते-करते मेरा 7वाँ महीना लग गया। एक दिन मेरी सासू माँ कुछ लोगों को लेकर आईं और वो लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम ये चीज़ पियो, इससे तुम्हारा बच्चा गिरेगा। मतलब वो बच्चे गिराने के पीछे पागल हो चुकी थीं। तब मैंने चुपचाप उसी कमरे में मैंने लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़ के बस उनसे कहा कि हे लड्डू गोपाल जी, आपका ही स्वरूप मेरे पेट में पल रहा है और आपके ही रंग का स्वरूप है मेरे पेट में। आप चाहिए तो इसको ख़त्म कर दीजिए और आप चाहें तो इसको बचा लें। इतने 4-4 औरतें आई हैं, ये सब मेरा बच्चा गिराने के लिए आई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ भी हो, सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना, एक ऐसा चमत्कार हुआ, उस पूरे कमरे में अचानक से बहुत सारा धुआँ फैल गया, बहुत ज़्यादा धुआँ फैल गया। तो जब उस कमरे में धुआँ जब फैल गया ना, तो वो लोग खाँसने लगी। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो धुआँ अचानक से आया कहाँ से? उसके बाद अचानक से जो घर के बाहर वाला कमरा था ना, वहाँ पर आग लग गई। आग लगने की बात सुन कर के, देख कर के मेरे घर वाले जो मेरे हस्बैंड मतलब जो उनकी मम्मी थी, मेरी सासू माँ थी, वो तुरंत भाग कर के गईं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो पहले चल के देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो भाग कर के गईं, देखा तो उन्होंने कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआँ फैल गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कान्हा का ऐसे चमत्कार हुआ ना कि पूरा घर छोड़कर वो मेरा कमरा छोड़ कर के पूरे घर में आग लगी पड़ी थी। पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था सिवाय मेरे कमरे के। मेरे कमरे में बस धुआँ भरा हुआ था। वो जैसे ही बाहर निकले, मैंने वहाँ से आग कमरे को बंद कर लिया। उसके बाद मैंने शाम तक कमरे को नहीं खोला। भले उसमें धुआँ भरा हुआ था, बस मैं अपने कान्हा जी के भरोसे ही उस कमरे में बैठी हुई थी कि बस कान्हा जी हैं बस। और मुझे यही डर लग रहा था कि अगर ये लो मैं खोल दूँगी तो ये लोग मेरा बच्चा गिरा देंगे। उसके बाद चीज़ें
नॉर्मल हुई, घर में शॉर्ट सर्किट हो गई थी तो मोहल्ले वाले भैया उन्होंने आग बुझाई। उसके बाद फिर 2 दिन बीत गया। मैं उस कमरे से डर-डर के बाहर निकल रही थी क्योंकि चारों तरफ चीज़ें जल चुकी थी, खराब हो गई थी। तो फिर उन लोगों का ध्यान भी बढ़ चुका था। फिर फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर मैंने अपने हस्बैंड से ये सारी बातें बताई कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने पहले मम्मी को समझाया, मतलब वो अपनी मम्मी को समझाया, उनकी मम्मी ने नहीं माना। उनकी मम्मी ने कहा इस बच्चे को तो मैं इस दुनिया में आने नहीं दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात उनकी सुन के फिर मेरे हस्बैंड ने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने फ़ैसला ये लिया कि उन्होंने कहा कि मैं इस घर में ही नहीं रहूँगा। तो अब वो क्या मतलब, फिर कुछ लोग, मैं मतलब अपने हस्बैंड को मैंने ये भी कहा कि अगर ये लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे तो, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। भले मुझे बहुत टाइम लग जाए घर बनाने में, बहुत टाइम लग जाए, मुझे पार्ट टाइम भी करना पड़े, अपनी दुकान में बहुत कुछ करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करूँगा। तो इसी तरह से फिर वो अपना काम, मतलब वो घर छोड़ दिए, उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर जो मतलब मेरी मम्मी, जो मेरी मम्मी हैं, वो उन्होंने सुना, मेरे भाई ने सुना तो उन्होंने बोला कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपने माँ-बाप को जेल भेजकर शायद खुश ना रह पाऊँ। उन्होंने गलती की है, उनकी गलती की सज़ा उन्हें मिलेगी। और आपको यकीन नहीं होगा, 6 ही महीने बाद मेरा बहुत, मतलब 6, मतलब मुझे तो पहले बच्चा हुआ और बहुत ही, मतलब जब मेरे हस्बैंड घर छोड़ दिए, घर छोड़ने के बाद फिर जब वो यहाँ पर आ गए, जब मेरे हस्बैंड घर छोड़ कर के आ गए वहाँ पे, तो हम लोग दूसरी जगह रहने लगे। रेंट पर हम लोग कमरा लेकर के रहने लगे, मतलब रेंटेड हो गए थे। तो फिर वहाँ से जब हम लोग रूम पे रह रहे थे तो मेरी सासू माँ आते-जाते कभी-कभी हमारे यहाँ आ जाती थी, अपने बेटे से मिलने के लिए। लेकिन वो फिर भी मुझे कहती थी कि तेरा बच्चा फलेगा नहीं, देखना, ये से कुछ न कुछ होगा, ऐसी बातें वो कहती थी। उसके बाद मेरे कान्हा जी ने जो लीला की ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे कान्हा जी, जब मेरा बाबू पैदा हुआ ना, तो वो इतना क्यूट था, इतना सुंदर सा था ना, बिल्कुल सफ़ेद सा था। ये देख कर के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, देखा मैंने कहा था ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मा फालतू में परेशान थी। उसके बाद मेरा बेबी हुआ और फिर मतलब सब कुछ ठीक-ठाक हो गया, नॉर्मल सा हुआ। फिर हम लोग बच्चे को लेके गए, वो अपने घर भी, वहाँ भी लेके अपने सासू माँ के पास। सासू माँ ने देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। उसके बाद उसके मेरा बेटा 1 साल का हुआ ही था कि मेरी सासू माँ इस दुनिया से चली गईं। उनको हार्ट अटैक आ गया था। शायद उनको उनकी करनी का फल मिल गया था या क्या हुआ था, ये तो वही जाने। और मेरी जो ननंद थी, बड़ी ननंद थी, मेरी छोटी ननंद तो ठीक-ठाक थी, उसकी तो शादी हो गई। लेकिन जो मेरी बड़ी ननंद थी ना, उनका भी तलाक हो गया था। वो अपने ससुराल अब नहीं जाती हैं। शायद उनको भी कान्हा जी की ही कृपा लगी हो, इसीलिए वो भी नहीं गईं। और मेरी सासू माँ तो चली गईं। मुझे उनके जाने का बहुत दुःख हुआ था इस बात से कि वो एक घर में बुज़ुर्ग थीं, वो हमारे साथ रहती। ये सब चीज़ें कहती हैं कि ऋचा की मैं सोचती थी, लेकिन शायद उन्होंने मेरे लिए नहीं सोचा, मेरा बच्चा गिराने की कोशिश की। फिर इसी तरह से सारी चीज़ें ठीक हो गई, फिर हम लोग रेंट से अपने घर में आके रहने लगे। मेरे ससुर जी हैं, वो अब बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल, अब मेरा बेटा 5 साल का हो चुका है। वो बहुत ही क्यूट सा, बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की तरह है। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में मेरे लाला ने चमत्कार किया, बहुत ही ऐसी चमत्कारी लीला घटना ऐसी हुई कि जब मेरे पेट में सच में वो जो दिखा था, वो सच में एक काला-काला सा बच्चा था, और अब जो मेरे पैदा हुआ मेरे पेट से, वो बहुत ही क्यूट सा बाबू था, बहुत ही सुंदर सा मेरा बच्चा था। तो ये शायद मेरे कान्हा की ही लीला है। तो यही लीला आज उन्होंने मुझे बताई, ऋचा जी ने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसी लगी? आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो क्या आपको लगता है मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ? देखिए, जो लोग मुझे लिख कर भेजते हैं ना, जिस वे में वो लिख कर भेजते हैं ना, तो मुझे उसी वे में बताना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है? बाकी मैं अपने से कुछ भी जोड़ कर के नहीं बताती, ना मैं अपने से कुछ जोड़ के बोलती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं अगले वीडियो से कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ना बताऊँ, बहुत ही शॉर्ट में वीडियो जो स्टोरी है सुनाऊँ आप लोगों को, ठीक है? तो मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा के साथ। आपके पास भी कोई लड्डू गोपाल जी की लीला कथा हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा मुझे। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की लीला कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।